जिसे देखो वो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान हमारे बाप का है, हिंदुस्तान हमारे बाप का है। लेकिन सच बात ये है, देखने की जरूरत ये है कि क्या तुम्हारा बाप हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तानी है। 15 अगस्त 1947 को कहते हैं देश आजाद हो गया, तो 14 अगस्त 1947 को कौन से कानून और कौन सी नियम चल रहे थे और 16 अगस्त 1947 को उनमें क्या बदलाव आया? किसी के बाप ने नहीं बताया, किसी के बाप ने नहीं बताया। नमस्कार दोस्तों, कैप्शन देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मूड जरा दूसरा है। यहां नारे लग रहे हैं, मोदी जी नहीं होंगे तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा, मोदी जी नहीं होंगे तो हिंदू नहीं रहेंगे, मोदी जी नहीं होंगे तो पता नहीं क्या क्या नहीं रहेगा। लेकिन यदि इस शब्द के अलग सोचें कि हिंदुस्तान हमारे बाप का है, अर्थात हिंदुस्तान हमारे मोदी का है, हिंदुस्तान भाजपा का है, हिंदुस्तान हिंदू धर्म के संगठनों का है, अगर इसका उल्टा सोचे तो एक नई बात निकल के सामने आती है कि क्या हमारा बाप हिंदुस्तानी है? क्योंकि हिंदुस्तान अगर हमारे बाप का है तो हमारा बाप उस हिंदुस्तान को कहीं भी बेच सकता है। लेकिन हमारा बाप अगर हिंदुस्तानी है तो फिर वो इस देश की समृद्धि, इस देश की जनता की सुरक्षा के लिए कोई कार्य करेगा। हर वो नालायक औलाद जिसके विदेशी बाप ने उसे विदेशी संस्कृति सिखाई है, जिसे इस विदेशी षड्यंत्र रूपी संविधान का गुलाम बनाकर सरकारी कर्मचारी या ग्राहक बनाया है, वो सिर्फ एक ही बात का विश्लेषण कर रहा है, एक ही बात को कह रहा है कि उसका बाप हिंदुस्तानी है या हिंदुस्तान उसके बाप का है। कोई हिंदू धर्म को मोदी के द्वारा बचवा रहा है, कोई इस देश की सभ्यता, संस्कृति और इसे विश्व गुरु बनाने के लिए भाजपा समर्थित संगठनों या हिंदू धर्म समर्थित संगठनों की जय जयकार कर रहा है। जिसे देखो वो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान हमारे बाप का है, हिंदुस्तान हमारे बाप का है। लेकिन सच बात यह है, देखने की जरूरत यह है कि क्या तुम्हारा बाप हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तानी है? अगर हमारा बाप हिंदुस्तानी होता तो जवाहरलाल नेहरू इस देश में अंग्रेजों के बनाए हुए षड्यंत्र को कानून के रूप में लागू नहीं करता, क्योंकि हमारे बाप ने विरोध नहीं किया, हमारे दादाओं ने, हमारे बाप के बाप ने विरोध नहीं किया। यदि हमारे बाप और दादा हिंदुस्तानी होते तो इस हिंदुस्तान की रक्षा के लिए कार्य करते। सबको पता है कि कांग्रेस हुम ने बनाई थी केवल हमारे बाप को हिंदुस्तानी की बजाय अंग्रेज बनाने के लिए। और उनका एक बेटा जिसे जवाहरलाल नेहरू कहा गया, भीमराव अंबेडकर कहा गया, के.एम. मुंशी कहा गया, के. शांताराम कहा गया, डी.आर. गार्गिल कहा गया, ये सारे वो लोग थे जो संविधान सभा के सदस्य थे, जिनको अधिकार अंग्रेजों ने दिया था संविधान बनाकर इस देश को चलाने का। राजीव भाई ने बताया, हमने भी इस बात को पढ़ा समझा कि अंग्रेजों ने शासन करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल 1935 में बनाया था उसी को संविधान बताकर इस देश में चेप दिया गया। लेकिन हम सिर्फ ये नारे लगाते रहे कि हिंदुस्तान हमारे बाप का है, हमारे बाप भी ये नारे लगाते रहे हिंदुस्तान हमारे बाप का है। लेकिन ये किसी ने नहीं देखा क्या तुम्हारा बाप हिंदुस्तानी है? ये षड्यंत्र चलते चलते 73 साल हो गए और इस षड्यंत्र के तहत 2 दिन बाद 26 जनवरी आ रही है, इसलिए सारी अंग्रेजों की औलाद ये कह रही है कि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, यानी हमारा बाप हिंदुस्तानी नहीं रहा। छोटे छोटे सवाल है कुछ पैदा होते हैं बाप की मानसिकता पर या हमारे हिंदुस्तानी होने पर। 15 अगस्त 1947 को कहते हैं देश आजाद हो गया, तो 14 अगस्त 1947 को कौन से कानून और कौन सी नियम चल रहे थे और 16 अगस्त 1947 को उनमें क्या बदलाव आया? किसी के बाप ने नहीं बताया। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 ये संविधान लागू होने तक इस देश का बाप कौन था, ये किसी ने नहीं बताया। कौन से कानून चल रहे थे, कौन से कानून हटाए गए थे। 26 जनवरी को संविधान स्थापित हो गया और संविधान ये कहता है कि पहले कुछ लोग
जनता के द्वारा चुने जाएंगे और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कुछ कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे और नियमों के आधार पर समाज चलेगा, देश चलेगा। लेकिन 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, 1952 में पहले चुनाव हुए, पहली संसद बैठी, तो 26 जनवरी 1950 जनता ने तो लोग चुनकर भेजे 1952 में, तो 1950 को 26 जनवरी को जो संविधान को स्थापित करने वाले लोग थे, उनके बाप कौन थे? क्या वो इस देश की जनता के द्वारा चुने गए उनके बाप थे? नहीं थे, क्योंकि हमने तो, हमारे बापों ने अपने बाप चुने 1952 में। तो वो जो 1950 में संविधान को स्थापित करने वाले लोग थे, वो कौन लोग थे? क्या वो हमारे हिंदुस्तानी बाप थे या अंग्रेजों की औलाद थे? आज 73 साल बाद भी नाटक वही हो रहा है। सारी सरकारी मशीनरी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस मनाती है, लेकिन गुलामी आज भी बरकरार है। हर सरकारी कर्मचारी जनता को तो ये गुणगान करता है कि देश आजाद हो गया, देश आजाद हो गया, किंतु जब वो अपने सीनियर के सामने जाता है तब उसे पता चलता है कि वास्तव में उसकी औकात क्या है। जूनियर के आगे सीनियर आजाद है, चपरासी के आगे लिपिक आजाद है, क्लर्क आजाद है, क्लर्क के आगे हेड क्लर्क आजाद है, हेड क्लर्क के आगे सुप्रीडेंट आजाद है, सुप्रीडेंट के आगे ये आगा, ठीक है, ऊपर वाले लोग आजाद हैं। एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता के सामने एक राजनेता आजाद है, एक राजनेता के आगे एक मंत्री आजाद है, एक मंत्री के आगे एक प्रधानमंत्री आजाद है, किंतु प्रधानमंत्री के आगे कोई मंत्री आजाद नहीं है, मंत्री के आगे कोई एमएलए आजाद नहीं है, एमएलए के आगे कोई कार्यकर्ता आजाद नहीं है। तो आखिर इस बात को कब समझा जाएगा कि हिंदुस्तान हमारे बाप का है या हमारा बाप हिंदुस्तानी है? यदि हमारे बाप हिंदुस्तानी होते तो मैकोले ने 1835 में जो ये डिजाइन किया था एजुकेशन सिस्टम, आज इसको उठाकर फेंक देते। क्यों? क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की परिपाटी नहीं थी। किंतु आज भी शिक्षा तंत्र अंग्रेजों की औलाद का चल रहा है और अंग्रेजों की औलाद बनाने का चल रहा है। व्यापार तंत्र जिसके तहत पूरी दुनिया को गुलाम बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत को गुलाम बनाया, आज भी वही कंपनी तंत्र चल रहा है और उसी कंपनी तंत्र के जरिए इस जनता का विकास ढूंढा जा रहा है। जो रुपया पूरी दुनिया की कमाई को मॉनिटर करके कम से कम रखने के लिए स्थापित किया गया, उसके तहत रिजर्व बैंक 1935 में बना चालू हुआ। आज उस रिजर्व बैंक के द्वारा जनता के मुंह पर फेंकी गई मुद्रा रूपी टट्टी की कीमत बढ़वाने के लिए, उससे ज्यादा से ज्यादा टट्टी प्राप्त करने के लिए सारे लड़ रहे हैं। तो आखिर सत्ता की टट्टी से कब तक समाज चलेगा, जबकि समाज के दान से सत्ता चलती है? कब तक ढोते रहोगे? हमारे गुरुजी ये कह रहे हैं कि समाज, सरकार की टट्टी को, सत्ता की टट्टी को कब तक ढोते रहोगे? खुद सत्ता में सड़ांध आ रही है और उस सड़ांध रूपी टट्टी को जब यहां फेंका गया, समाज में जब उस रुपये को फेंका गया तो समाज में सड़ांध आने लगी। जब बाप बच्चे के सामने शराब पी कर जाता है तब सोचने की जरूरत है कि हमारा बाप हिंदुस्तानी है या हिंदुस्तान हमारे बाप का है। जब बच्चों के सामने उनके बाप पड़ोसी को लूटने की बात करते हैं, जब व्यापारी जनता की जेब काटने की बात करते हैं, और इसी को सुनते सुनते जब बच्चे बड़े होते हैं तब वो बच्चे अपने बाप की गर्दन काटते हैं, तब ये सोचने की जरूरत है कि हमारा बाप हिंदुस्तानी है या हिंदुस्तान हमारे बाप का है। जब हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, हमारे टैक्स पर पलने वाले ये सरकारी सांड जब जनता पर ही लाठियां बरसाते हैं, तब ये सोचने की आवश्यकता है कि हिंदुस्तान हमारे बाप का है या हमारा बाप हिंदुस्तानी है। समाज को दिशा देने के लिए जब कभी ऋषि मुनियों की परिपाटी चली होगी, जब उनके लिए ड्रेस कोड लागू हुआ होगा कि पीले और लाल वस्त्र पहनने वाले सबसे बुद्धिजीवी लोग समाज की दिशा तय करते हैं, समाज का भविष्य तय करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उनकी समृद्धि के बारे में चर्चा करते हैं। किंतु आज ये परिपाटी पूरी तरह ढोंगियों के हाथ में फंसकर रह गई है। केवल अपने स्वार्थ के लिए राजनेताओं की चाटुकारिता करने वाले ये लाल कपड़े पहनने वाले ढोंगी जब जनता को गर्त में धकेलते हैं, गुलाम बनाते हैं,
तब अब भगवा का है समझ आता है बोल गो कि ये सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान हमारे बाप का है या हमारा बाप हिंदुस्तानी है। लाल कपड़ा जिस धर्म को हम अपना सब कुछ समझते हैं, जिस भगवाधारियों को हम अपना बाप समझते हैं, आज वो सारे भगवाधारी अंग्रेजों की औलाद हो गए। अब विनोद जाखड़ जी पूछ रहे हैं कि लेकिन परिवर्तन आएगा कैसे? परिवर्तन दो तरीके से आएगा, वे सरकार या तो हम हिंदुस्तानी बने, हम भारतीय बने, वैदिक व्यवस्था को जीवन में अपनाएं, तो किसान एक ऐसा करती है तंत्र स्थापित करें कि जिससे ये अंग्रेजों की औलाद हमसे लाभ ना ले सके। वे खाद इन्होंने पैसा फेंका व्यापार को बढ़ाने के लिए, और जब हम व्यापार के दलदल में फंस गए तो हम इनको टैक्स देकर पाल रहे हैं। एक तरफ हम इनको टैक्स दे रहे हैं, जिस टैक्स को खाके ये सारे मोटे पेट वाले, कोई लाठी लेके खड़ा है, कोई कलम लेके खड़ा है। इनका केवल एक ही काम है, कलम वाला जेब काट रहा है और लाठी वाला गर्दन काट रहा है। कभी फौज को देशभक्त बनाया जाता है, बताया जाता है, आज वही फौज किसानों के सामने बंदूक लेके खड़ी है। उसी किसान का टैक्स खाते हैं, उसी किसान से अनाज खाते हैं और उसी किसान की गर्दन काटते हैं। तो फिर तय करना पड़ेगा कि ये हमारी औलाद है या अंग्रेजों की औलाद है। यदि हम हिंदुस्तानी होते तो अपनी औलाद को हम अंग्रेजों के नौकर नहीं बनाते। भारत की वैदिक परंपरा को समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति वो मोटा चीज को कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा। हर जीव भोजन के लिए घूम रहा है, और जिसको भोजन मिल जाए वो अपनी दिनचर्या को प्राकृतिक तौर पर ऐश्वर्य पूर्ण जी रहा है। किंतु मनुष्य ने जब से भोजन को छोड़कर दिमाग का कबाड़ा चालू कर दिया, जब से उसके लिए भोजन कोई और पैदा करने लग गया, तब से ये सारे हरामखोर निठल्ले होकर भोजन पैदा करने वाले और परिश्रम करने वाले की गर्दन काटने का काम कर रहे हैं, उसकी जेब काटने का काम कर रहे हैं। इसलिए अब सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस देश में विद्वान कम है, विद्वान बहुत है, सोच बेटे किंतु कर्मठ नहीं है। क्यों? क्योंकि इस अंग्रेजी तंत्र में फंसकर, इस व्यापारिक तंत्र में फंसकर हम सारे अंग्रेजों की औलाद बन गए। दुनिया भर के सामाजिक आंदोलनकारी हैं, दुनिया भर के समाज सेवी हैं, दुनिया भर के ज्ञानी हैं, दुनिया भर के विद्वान हैं, दुनिया भर के आचार्य हैं, किंतु सारे केवल एक ही बात चाहते हैं कि कोई और करे और हम करवाएं, जबकि करवाने की क्षमता नहीं है, ना कोई योजना है। इसलिए यदि हम अपनी औलाद के सामने ये साबित करें, हम अपने आने वाली पीढ़ियों के सामने ये साबित करें कि हमारा बाप हिंदुस्तानी है, तो पहले हमें हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बाप तो हिंदुस्तानी नहीं रहा। अब या तो हिंदुस्तानियों को अपना बाप बनाइए और अंग्रेज बाप को छोड़ दीजिए, फिर चाहे वो सत्ता हो और चाहे जन्म देने वाला पिता हो। वैदिक व्यवस्था कहती है हर व्यक्ति के 5 पिता होते हैं, लेकिन जब से वो व्यवस्था भुला दी, तब से पिता ने अपना धर्म भूल गए। पहला पिता वो है जो आपको प्रकृति के अनुसार जीवन यापन करने का, सामाजिक सहयोग और सामाजिक समर्पण का ज्ञान देता है, ताकि आपके शरीर में अधिक से अधिक ताकत रहे, ताकि आपके दिमाग में अधिक से अधिक सामाजिकता रहे, अधिक से अधिक ज्ञान रहे। किंतु जब से हमारे गुरु अंग्रेजों की औलाद हो गए, तो हमारे बाप अंग्रेज हो गए। दूसरा पिता वो होता है जो आपकी रक्षा करे, जिसे रक्षक कहा जाता है, जिसे राजा कहा जाता है। किंतु जब से राजा अंग्रेजों के नौकर हो गए, तब से वो राजा नहीं रहे, सिर्फ गुलाम हमारी रक्षा का ढोंग कर रहे हैं। इसलिए वो भी बाप हिंदुस्तानी नहीं रहा। तीसरा पिता वो होता है जो आपको अन्न प्रदान करता है, जिसे अन्नदाता कहा जाता है। जब से अन्नदाता ने अन्न की जगह जहर पैदा करना चालू कर दिया, अपने बाप का धर्म वो भी नहीं निभा सका। ज्यादा से ज्यादा जहर घोलकर, ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े साधनों के चक्कर में पूरे भोजन को जहरीला कर दिया, तो हमारा बाप हिंदुस्तानी नहीं रहा। उसके बाद में नंबर आता है पिता, जन्म देने वाला। भारत में एक वैदिक पद्धति थी कि संतान कैसी चाहिए तो किस समय संबंध स्थापित करने हैं। यदि सुडोल सुसंस्कृत संतान चाहिए तो किस नक्षत्र में, किस घड़ी में बच्चे पैदा करने का कार्यक्रम करना है। जब मां गर्भस्थ हो जाए तो पिता
गर्भस्थ स्त्री को क्या खिलाए, क्या उसके लिए प्रबंध करे, वो परिपाटी खत्म हो गई। मनोरंजन के लिए बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, तो जन्मदाता भी बाप नहीं रहा। और पांचवा बाप वो होता है जो सुसंस्कृत जीवन साथी का पिता हो। यानी आप पुरुष हैं तो आपका ससुर जिसने एक संस्कारवान पुत्री को आपकी पत्नी बनाया हो, किंतु देखने में यह आ रहा है कि ना ही तो युवा संस्कारवान रहे और ना ही युवतियां संस्कारवान रही, तो फिर ससुर भी हिंदुस्तानी नहीं रहे। यानी वेदोक्त पद्धति में जो 5 बाप बताए गए हैं, वो पांचों बाप आज के दिन में अंग्रेज हो गए। जिसको देखो वो दूसरे की जेब काट के अपना घर भर रहा है और अपनी जेब कटवा के दूसरे का घर भर रहा है। तो पैसा तो पैसे वाले के पास जाएगा भाई, आपके पास कहां से आएगा? और पैसे वाला तो बैंक है जो पैसा छापता है, पैसे वाली तो सरकार है जो पैसे को छापने की आज्ञा देती है, जिस पर लीगल टेंडर दिया जाता है। और वो तुम्हारे बाप नहीं है, वो हमारे बाप नहीं है। ये आंदोलन करने की परिपाटी जो चालू की थी, ये भारत की पद्धति नहीं थी, ये सब अंग्रेजों की दी हुई पद्धति है। कि पहला नंबर वो होता है जिसे यही नहीं पता कि समस्या क्या है और समाधान क्या है, जिसका काम है केवल दूसरे के पीछे चलना, खाना और कमाना। उसको जो रास्ता दिखाया जाए, जो पदार्थ उसे दिया जाए, जो यंत्र उसे दिया जाए, उपकरण उसे दिया जाए, वो उसी को प्रयोग करके परिश्रम करता है, जीवन यापन करता है। दूसरा नंबर वो है जो इनसे ऊपर है, कि जिसमें थोड़ी समझ है, जो ये समझाने पर ये समझ तो सकता है कि समस्या क्या है, लेकिन समाधान नहीं ढूंढ सकता। और तीसरा वो है जो समस्या को भी समझ सकते हैं और समाधान भी ढूंढ सकते हैं, किंतु उनकी संख्या कम है। इसलिए सत्ता में बैठे हुए धूर्त केवल उनको पकड़ते हैं जिनमें थोड़ी समझ है, जिनको थोड़ी समस्या दिखाई जाए तो उन्हें केवल समस्या दिखाई जाती है, और फिर वो जनता का आह्वान करते हैं कि समाधान के लिए आप आइए, किंतु समाधान उन्हीं से करवाएंगे जिन्होंने समस्या दी है, ताकि समस्या के मूल तक पहुंचा ना जाए और समस्याओं का समाधान जड़ से हो नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये दूसरी कैटेगरी वाले लोग हैं, समझ नहीं है तो केवल डंडे से समझ सकते हैं। इसलिए डंडाधारी इनको चंदा देते हैं और फिर उस चंदे से ये जनता का आह्वान करते हैं। ये 70 साल का इतिहास है। देश में आवश्यकता थी अंग्रेजों को मार के भगाने की, लेकिन महात्मा गांधी नमक से टैक्स कम करवा रहा था। आवश्यकता थी अंग्रेजों को कूट कूट के, काट काट के यहां से खत्म करने की, लेकिन महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहा था। जिस भारत की परिपाटी की हम बात करते हैं, जिस व्यवस्था की हम बात करते हैं, उस व्यवस्था में बिना युद्ध के कोई समाधान आज तक नहीं हुआ, क्योंकि समस्या का समाधान सत्ताधारी कर सकता है। इसलिए सत्ता पर बैठकर अपने अनुसार नियम बनाने की क्षमता जब हो, तब जाके आपको समाधान मिल सकता है, क्योंकि सत्ता के नियम ही समस्या देने का कार्य करते हैं। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया, हर सहयोगी ये पूछ रहा था व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा, व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा, लेकिन मरने को मर गया, ये नहीं बताया व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा। इसलिए आंखों पर पट्टी बांधकर आगे आगे चल रहे हैं और पीछे की जनता आंख बंद करके उनको फॉलो कर रही है। राजीव भाई की हत्या के बाद इस देश में लाखों लोग क्रांति करने के लिए तैयार थे, किंतु तभी एक नया ड्रामा किया गया, एक नया आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे आंदोलन। लोकपाल लाएंगे जी, सारा देश ठीक हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नतीजा, राजीव दीक्षित के फॉलोवर भी, जिसमें मैं भी शामिल हूं, सारे जाकर वहां लोकपाल बिल लाके इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए लग गए। ना तो लोकपाल बिल आया और ना व्यवस्था बदली। अरविंद केजरीवाल नाम का एक नया नाटक और खड़ा हो गया, एक नई पार्टी बन के आ गई। रामदेव ने लोगों के घास दिखाई, लोग वहां पहुंच गए और वही निहत्तों की भीड़, रात को सलवार पहन के अपनी जान बचा के भागना पड़ा। लेकिन हमने कोई सबक नहीं लिया, ना तो महात्मा गांधी से कोई सबक लिया, ना जयप्रकाश नारायण से कोई सबक लिया, ना अन्ना आंदोलन से कोई सबक लिया, ना रामदेव आंदोलन से कोई सबक लिया। फिर 4 दलाल आकर बैठ गए, जिनके खातों में सरकारों ने और व्यापारियों ने मोटा चंदा जमा करवाया होगा, क्योंकि ये जितने भी ट्रस्ट हैं, ये जनता के ट्रस्टी नहीं है, ये सरकारों के ट्रस्टी हैं। इसलिए जिसे हम अपना बाप मान रहे हैं, क्या वास्तव में वो हिंदुस्तानी है, ये परख करने की आवश्यकता है। जब तक ये परख नहीं होगी कि क्या हमारा बाप हिंदुस्तानी है, तब तक भारत भारत नहीं बन सकता।
और यदि कोई हिंदुस्तानी बाप नहीं मिल रहा है तो कम से कम अपने बच्चों को हिंदुस्तानी बाप दे सकते हैं, भारतीय बाप दे सकते हैं। गहरी बात है। इसलिए भारतीय बनना पड़ेगा। चाय की चाय अपनी व्यवस्था नहीं बना सकते तो कम से कम उस व्यवस्था के पीछे तो मत भागिए जो आज तक आपको लूट रही है। कम से कम वो लोग चुनिए जिनके पीछे चलकर आप मैं कहूँ भारतीयता की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। वैदिक व्यवस्था यहां स्थापित हो सकती है। हमने सवाल उठाने बंद कर दिए, विश्लेषण करना बंद कर दिया, और जैसे विश्लेषण करना बंद किया तो आरएसएस नाम का एक ड्रामा पूरी दुनिया को, पूरे भारत को धर्म के नाम पर अंग्रेजियत सिखा रहा है। गो हत्या पर कुछ नहीं बोलेगा, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर पर कुछ नहीं बोलेगा, कैंसर से, हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, कुछ नहीं बोलेगा। सिर्फ बोलेगा तो ये बोलेगा हिंदू धर्म बचाना है, पाकिस्तान को जलाना है। लेकिन वही जाकर वहां बिरयानी खा के आते हैं। पूरे देश में पीने के लिए पानी नहीं है। आने वाले 10 सालों में इस दुनिया में यह भयंकर भयानक समस्या आने वाली है कि पीने के पानी के लिए लोग एक दूसरे की गर्दन काटेंगे। लेकिन कोई वाटर मैनेजमेंट का काम आज तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के संविधान में मैनेजमेंट है ही नहीं, वहां तो केवल लूट है। इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर पूरी दुनिया की आबो हवा खराब कर दी गई। सांस लेने के लिए हवा नहीं छोड़ी, लेकिन उस पर कोई भी नहीं बोल रहा है। अपने आप को वैदिक कहने वाले, वेद ज्ञान देने वाले आर्य समाजी भी मुंह में दही जमाकर बैठ जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी बाप की औलाद नहीं है। उन्होंने भी आरएसएस वालों को अपना बाप मान लिया और मोदी में ही इस दुनिया को बचाने का एक ढोंग ढूंढ रहे हैं। जितने भी सामाजिक संगठन, जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि व्यापार से देश आगे बढ़ेगा, तो समझ जाइएगा कि ये भी अंग्रेजों की औलाद है, तुम्हारे बाप नहीं है। क्योंकि व्यापारी का मतलब ही दूसरे की परिश्रम से लाभ कमाना है। इसलिए इन सारे बापों को छोड़ने का समय आ गया है और खुद हिंदुस्तानी बनके अपने बच्चों को एक भारतीय बाप देने का वक्त अब आ गया है। जितना जल्दी समझ जाओ उतना जल्दी ठीक है, वरना यूं ही ये आंदोलन होते रहेंगे और यूं ही वैक्सीन लगाई जाएगी। क्योंकि ये तुम्हारे अंग्रेजी बापों की देन है। और अंग्रेजी बापों के पीछे चल के जो पाप हमने किए हैं, ये उन पाप की देन है कि हम अपने बच्चों को भी एक भारतीय बाप नहीं दे पा रहे हैं। ना उसे भारतीय शिक्षक दे पा रहे हैं, ना भारतीय रक्षक दे पा रहे हैं, ना भारतीय अन्नदाता दे पा रहे हैं, ना भारतीय ससुर दे पा रहे हैं और ना भारतीय जन्मदाता दे पा रहे हैं। तो क्यों? क्या भारतीय बाप बनने की तमन्ना है, इच्छा है, सामर्थ्य है? पैदा करनी पड़ेगी, वरना रोते रहोगे, मरते रहोगे और गुलाम बने रहोगे। इसी के साथ नमस्कार। सोचिएगा जरूर। और अगर किसी को भारतीय बाप बनने की तमन्ना हो तो इस अंग्रेजी मुद्रा, इस अंग्रेजी संपत्ति का लोभ छोड़िए। क्योंकि ये प्रकृति किसी के बाप की संपत्ति नहीं है। ये मनुष्य किसी का मालिक नहीं है। इस प्राकृतिक संपदा का, इस प्राकृतिक व्यवस्था का एक छोटा सा अंश मात्र है। पानी के बुलबुले से ज्यादा औकात नहीं है। इसलिए खुदा बनने की मत सोचिए, मालिक बनने की मत सोचिए। क्योंकि ये संपत्ति आप मनुष्य से लूट सकते हैं, ईश्वर से नहीं लूट सकते। और जिसने ये पूरी संस्कृति बनाई, पूरी प्रकृति बनाई, आप उससे कैसे जीत पाएंगे? उसने जो जो व्यवस्था दी आपके जीने के लिए दी, लेकिन आपने स्वयं समाप्त कर ली। क्यों? क्योंकि हम सब ने अंग्रेजों को, लुटेरों को अपना बाप बना लिया। अब लुटेरे की औलाद लुटेरों के बनाए हुए नियम पर ज्यादा लंबी नहीं चल सकती। चीन ने एक शोध करे चूहा, तो उनके जीन्स। हाँ, हम बच्चों को हुक्के की आदत दे रहे हैं क्योंकि सारी समस्याओं में से हुक्का भी शामिल है। सिर्फ एक हुक्के की क्यों, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, सारी चीजों की आदत दे रहे हैं। दारू तो ये हिंदुस्तानी बाप के लक्षण नहीं है। प्रदीप जी, मैंने तो पहले ही कह दिया कि हम हिंदुस्तानी बाप नहीं बन पाए, क्योंकि ये हमारे शिक्षक महोदय हैं, अंग्रेजी बाप होता है। हम इनसे पढ़े हैं, इन्होंने हमें हुक्का सिखाया है। तो हम तो पहले ही कह रहे हैं कि हम एक अच्छा बाप नहीं ढूंढ पाए, हमारे बाप अच्छे हिंदुस्तानी नहीं बन पाए। तो अब ये जितने भी अंग्रेजों की औलाद हैं, जिन्हें हम बाप समझ रहे हैं, जो वास्तव में पाप है, अब इस पाप को छोड़ना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। बिना पाप को समाप्त किए हुए धर्म स्थापित नहीं हो सकता। आपको फोटो भेज दिए बाप को। इसलिए जो जो इस बात से सहमत हो, ये अंतिम वीडियो है इस बात के लिए
कि आप सबके लिए हम सब मिलकर एक व्यवस्था बना सकते हैं, क्योंकि आपके घर में तो पाप भरा पड़ा है। आपके बाप भी इसी की पाप की पैदाइश है, और आपके बच्चे जो आज के दिन में हमने कॉन्वेंट में पढ़ा दिए वो भी इसी पाप की पैदाइश है। यहां बहुत से लोग हैं जो गुरुकुल खोलने की बात तो करते हैं, लेकिन गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चों को ना तो सत्ता मिल सकती है और ना ही जीने की व्यवस्था मिलने का कोई कार्य हम कर रहे हैं। इसलिए पूरे घर को गुरुकुल बनाना पड़ेगा, पूरे समाज को गुरुकुल बनाना पड़ेगा। और गुरुकुल तब बनेगा जब भारतीय बाप गुरु के रूप में इस व्यवस्था को संभालेंगे, ज्ञान देंगे, शिक्षा देंगे। और शिक्षा देने से पहले शिक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु परंपरा खत्म हो गई। अब गुरु आशाराम भी गुरु बन के आ रहा है, रामदेव भी गुरु बन के आ रहा है, दंदन सतगुरु भी गुरु बन के आ रहा है। हर गली हर मोहल्ले में गुरु घूम रहे हैं, जिनका काम केवल एक ही है, चेलों की जेब काटना, चेलों के घर की औरतों को देखना, उन पर बुरी नजर रखना। तो पहले गुरु का चयन तो कीजिए, एक बाप का चयन तो कीजिए। इसलिए हिंदुस्तानी बाप बनिए और हिंदुस्तानी बाप ढूंढिए। प्रकृति को यदि वैदिक बनाना है तो सर्वस्व बलिदान करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को इस अभियान का एक हिस्सा मानना है। जिसका जितना सहयोग होगा, जिसका जितना स्वार्थ होगा, जो स्वयं के अर्थ के लिए जिएगा, अपने परिवार के अर्थ के लिए जिएगा, अयम निज परावेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। जिसके लिए केवल अपना घर अपना संसार है, वो इस संसार को कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ लूटेगा, सिर्फ समाप्त ही करेगा। और जिसके लिए पूरी पृथ्वी अपने परिवार के समान है, इतने उदार चित्त वाले मनुष्य जब समाज का नेतृत्व करेंगे तभी कुछ हो सकता है। इसलिए जो पूरी धरती को अपना परिवार मानता हो, उनकी आवश्यकता आज समाज का नेतृत्व करने के लिए है। आधार हम आपको दे रहे हैं। साधन विहीन धरती कभी नहीं होती, वीर विहीन धरती कभी नहीं होती, बुद्धिमान से विहीन धरती कभी नहीं होती। मैं मानू सबने अपना परिवार। इसलिए व्यवस्था हम बना रहे हैं, जो जो चाहें आना वो फोन कर सकते हैं, वरना ऐसा ना हो कि कहीं ट्रेन निकल जाए और आप यहीं मर जाएं और बाद में फिर पछताना पड़े। इसलिए पछताने से पहले जब बुद्धि नहीं है तो बुद्धिमानों की बात मान लीजिए। सिर्फ ये तय करिए कि आपको बाप किसको बनाना है। गलत आदमी को बाप बनाने पर बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए बाद में पछताने से अच्छा ये है कि पहले एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपका बाप स्वार्थी है कि नहीं स्वार्थी। प्रणाम।